दोस्तों, अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है जो फेफड़ों के एयरवेज से जुड़ी एक इन्फ्लामेटरी डिसीज यानी कि सूजन की बीमारी है। अस्थमा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कुछ तरह की शारीरिक गतिविधियां करना मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। अमेरिका के सीडीसी के अनुसार अमेरिका में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बच्चों में ये एक बहुत आम क्रॉनिक कंडीशन होती है अस्थमा। अमेरिका में हर 12 में से एक बच्चा अस्थमा से पीड़ित है। और हम अपने देश भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 17 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 70 लाख से अधिक अस्थमा के पेशेंट हैं। तो आइए जानते हैं अस्थमा किसे कहते हैं। तो अस्थमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो अंदर आपका क्या होता है। यानी कि हर सांस के साथ जब आप मुंह या नाक के द्वारा आप हवा जब अंदर लेते हैं तो ये नीचे आपके गले में जाती है और फिर जो है कि ये आपके एयरवेज से होते हुए आपके फेफड़ों तक, दोनों फेफड़ों तक पहुंचती है। तो आपके फेफड़ों में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे वायु मार्ग होते हैं जो इस हवा से जो है ऑक्सीजन को लेकर और आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं ये तब दिखाई देते हैं जब ये वायु मार्ग की परत है इसमें सूजन आ जाती है और आसपास की मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। इसके बाद इन वायु मार्गों में सूजन आ जाती है और इस स्थिति के चलते जो है अस्थमा का अटैक आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को खांसी होती है और छाती में उसको जकड़न सी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, इसकी जो मैकेनिज्म थी वो आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा का सबसे कॉमन जो सिम्टम है वह है घरघराहट होना, एक तरह की एक कर्कश आवाज़ या सीटी की सी आवाज़ जो है सांस लेने पर जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अस्थमा के अन्य जो सिम्टम्स हैं उनमें शामिल है कि खांसी, जो कि अक्सर रात को होती है या हंसने के समय या एग्जर्शन के दौरान खांसी आती है। साथ ही सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, बात करने में कठिनाई, बेचैनी, घबराहट, थकान। कई लोगों को छाती में दर्द भी इससे होने लगता है, तेज तेज उनको सांस लेना पड़ता है और बार बार इन्फेक्शन भी उनको होने लगते हैं और नींद भी फिर पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको किस तरह के सिम्टम्स अनुभव हो गए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का अस्थमा है। कुछ लोगों को पूरे दिन भर ऐसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ खास एक्टिविटी के दौरान ही ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर अस्थमा के पेशेंट में ये सारे ही सिम्टम्स जो है वो पाए जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ को ऐसे सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं और कुछ को होते हैं। तो आपको जो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, यदि वो अस्थमा से जुड़े हुए लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर हमें अस्थमा होता क्यों है, इसकी जो कॉजेज़ हैं और इसके क्या आखिर ट्रिगरिंग फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, अस्थमा जो है स्पेशली बच्चों में बहुत ही कॉमन है, लेकिन कुछ लोग बड़े होने तक, वयस्क होने तक भी उनको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, जबकि उन्हें अस्थमा हुआ रहता है। तो अस्थमा के लिए जिम्मेदार किसी एक कारण की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि शोधकर्ताओं का ऐसा विश्वास है कि ये विभिन्न कारकों के कारण होता है। जैसे कि क्या क्या कारण, जैसे कि जेनेटिक, अगर किसी के माता पिता को या भाई बहन को फैमिली में किसी को अस्थमा है तो आपको भी अस्थमा हो सकता है। इस तरह के अस्थमा को हम बोलते हैं जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक अस्थमा। फिर इसके बाद आता है वायरल इन्फेक्शन का इतिहास। तो जिन लोगों को बचपन में रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस इन्फेक्शन यानी कि आरएसवी जैसे गंभीर वायरस इन्फेक्शन होते हैं, उनमें भी फिर अस्थमा डेवलप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों। एक थ्योरी है हाइजीन हाइपोथेसिस, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार कि जो बच्चे अपने शुरुआती दिनों में बचपन के दौरान सामान्य रहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में आप ये बैक्टीरिया के संपर्क में दोस्तों नहीं आ पाते हैं, तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, अस्थमा और अन्य एलर्जिक कंडीशनों के लड़ने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता है, मजबूत नहीं हो पाता है। कई अन्य कारण भी हैं जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं और अस्थमा को ख़राब कर सकते हैं। अस्थमा के अलग अलग कारण हो सकते हैं और कुछ लोग अन्य लोगों के मुकाबले अधिक सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को कुछ खास कंडीशन में अस्थमा का अटैक आता है, जैसे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको बार बार होते हैं, या एक्सरसाइज के दौरान, या फिर एनवायरमेंटल इरिटेंट की वजह से, एलर्जी की वजह से,
इसके बाद इंस्टेंट इमोशन की कंडीशन में, एक्सट्रीम वेदर चेंज होने की कंडीशन में, या फिर एस्प्रिन या कुछ दवाइयाँ जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनके उपयोग के बाद भी कई लोगों में इस तरह के अस्थमा के अटैक्स देखे गए हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके डायग्नोसिस की, तो ऐसा कोई विशेष कोई टेस्ट मौजूद नहीं है जो पता लगा सके कि आपको या आपके बच्चों को अस्थमा है या नहीं है, बल्कि डॉक्टर कई तरह के टेस्ट के जरिए आपके सारे सिम्टम्स को समझकर अस्थमा का डायग्नोसिस करते हैं। इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, फिजिकल टेस्ट आपके किए जाते हैं, और एक ब्रीदिंग टेस्ट यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसकी जांच इसमें शामिल है। हालांकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हम ब्रीदिंग टेस्ट नहीं कराते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अस्थमा का होम्योपैथिक इलाज बता देता हूँ। तो दोस्तों, अस्थमा के इलाज के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल सेफ़ और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। अस्थमा के इलाज के लिए कुछ मेन होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे कि अपनी आर्सेनिक एल्बम है, स्पोंजिया टोस्टा, एंटीमोनियम टार्ट, नेट्रम सल्फ्यूरिकम, हिपरसल, फिविकाक, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं और जो कि अस्थमा के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। चलिए अब हम इनकी डिटेल में बारी बारी से सारी मेडिसिन्स को हम डिटेल में जानते हैं कि क्या इनके इंडिकेशन होते हैं, किस कंडीशन में हमें इन्हें लेना चाहिए और हमें कब तक, और क्या इसका डोज हमें लेना है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहली नंबर की दवाई आर्सेनिक एल्बम से। तो दोस्तों, अस्थमा के लिए ये टॉप ग्रेड दवा होती है आर्सेनिक एल्बम। और अस्थमा में आर्सेनिक एल्बा के जो सिम्टम्स हैं उनमें है कि सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, खांसने के बाद जो बदतर हो जाता है। अन्य सिम्टम्स में घड़घड़ाहट और झागदार बलगम के साथ दम घुटने वाली खांसी का होना इसमें शामिल है। अस्थमा ऐसा अस्थमा जो कि रात 12 से 1 बजे के बीच में बिगड़ जाता हो, उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती हो पेशेंट की, तो उसका भी दोस्तों इस दवा से इलाज किया जा सकता है। तो आर्सेनिक एल्बम के उपयोग के लिए एक अन्य विशेषता ये भी है कि पेशेंट को स्किन पर लाल लाल चकत्ते या कोई एक्जिमा या कोई दाने होने के साथ साथ उसको सांस लेने की तकलीफ़ यानी कि अस्थमा के भी सिम्टम्स हो, साथ साथ स्किन डिसीज़ भी हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम का उपयोग हमें कब और कैसे करना है? तो सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होने पर, आधी रात को सीटी की सी बजना, सांस खांसी का बिगड़ जाना, और आर्सेनिक एल्बम के उपयोग के सब इंडिकेशन होते हैं। यदि सिम्टम से मेल खाते हो तो आप इसे 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, दिन में 2 बार, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को, डायरेक्टली ऑन टंग। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नंबर की दवाई की तरफ। दवा नंबर 2 है स्पोंजिया टोस्टा। दोस्तों, सूखी खांसी के लिए, खासकर सूखी खांसी के लिए जो कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है, हाफने वाली सांस जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, पेशेंट हाफने लगता है और जो है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको छोटी छोटी लेकिन कठिन खांसी जो है उसको आती है, पेशेंट को खांसते खांसते हाफी आने लगती है। ऐसे अस्थमा में स्पोंजिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करती है। तो सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ सांस लेने में जो है उसकी छाती में भी जो है सीटी बजना नोट किया जाता है। सभी वायु मार्गों में अत्यधिक ड्राइनेस हो जाती है, इसके कारण उसको इस तरह की खांसी आती है। इस मामले में खांसी जो है बहुत गहरी आएगी और जो है कि सूखी रहेगी, भौंकने वाली आवाज़ रहेगी उसमें, और हैगिंग प्रकार की होगी। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे उसको और पेशेंट कुछ गर्म चीज़ें खाता है पीता है तो उसको खांसी में उसको राहत मिलती है। ऐसे लक्षण मौजूद होने पर हमें स्पोंजिया टोस्टा का प्रयोग करना चाहिए। कब और कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं? तो सांस लेने में परेशानी, कठिनाई, दम घुटने वाली खांसी हो, हाफी आती हो, इसके ये सब मेन इंडिकेशन है। इसे 30 पोटेंसी में लेना अच्छा रहता है, दिन में 2 से 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग लिया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों दवा नंबर 3 की तरफ, और यह है एंटीमोनियम टार्ट। तो सांस की तकलीफ और तेज़ खांसी के साथ अस्थमा के लिए दी जाती है। तो एंटीमोनियम टार्ट में क्या होगा कि अस्थमा के लिए एक तो ये खास दवा है जिसमें कि बहुत तेज और छोटी खांसी आएगी और सांस लेने में उसको कठिनाई होगी। जैसे कि उस लगेगा कि हवा के लिए पेशेंट हाफ रहा है और हवा के लिए उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी जो है महसूस होती है। और लेटता है जब पेशेंट तो उसकी घुटन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि बैठता है जब पोजीशन में तो ठीक रहता है। जैसे ही वो लेटने की फिर कोशिश करता है और उसको अस्थमा की समस्या ज़्यादा होने लगती है, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। खांसी इसकी जो है इसमें हम देख रहे थे कि ड्राई रहती, इसमें जो खांसी है वो ढीली होती है। इतना ज़्यादा चेस्ट में म्यूकस भरा हुआ होता है, इतनी घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है फेफड़ों में, क्योंकि बलगम दोस्तों भरा हुआ रहता है।
वो फेफड़े में जो बलगम है वो भरा तो लेकिन कठिनाई से निकलता है, और कभी कभी पेशेंट को खांसी के साथ साथ खांसते खांसते उसको चक्कर तक भी आ जाते हैं। दाहिनी करवट यानी कि राइट साइड जब वो लेटता है तो ये कुछ ठीक महसूस करता है अपने आप में, और जैसे ही ठंड बढ़ती है और नमी वाले मौसम में इनकी जो तकलीफ़ है बद से बदतर हो जाती हैं। तो एंटीमोनियम टार्ट को कब और कैसे हमें उपयोग करना है, तो इसका उपयोग हमें सांस की तकलीफ़ होने पर, दम घुटने और बलगम जब बहुत अधिक मात्रा में हो, घड़घड़ाहट के साथ दबी हुई सांस आती हो, ऐसे सिम्टम्स मौजूद होने पर हमें इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करनी है। आप इसे 2-2 बूंद 3 बार यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, और यदि आप 200 पोटेंसी में इसको लेते हैं तो 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को इसको दोहराना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मेडिसिन, दवा नंबर 4, नेट्रम सल्फ्यूरिकम। दोस्तों, नम मौसम में, जैसे नमी वाला जो मौसम होता है उसमें जब अस्थमा आपका ट्रिगर कर जाए तो उसमें हम देते हैं नेट्रम सल्फ्यूरिकम। दोस्तों, नम मौसम में सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होती है। जब भी नमी वाला मौसम आता है, ऐसे फिर भी व्यक्ति कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही मौसम में नमी आएगी इसकी तकलीफ़ें, रेस्पिरेटरी संबंधित तकलीफ़ें पेशेंट की बढ़ जाती हैं। और क्या लक्षण मिलेंगे, तो गाढ़ी चिपचिपी हरे रंग की कफ वाली खांसी इसको होती है। ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे रहता है, ह्यूमिड यानी कि नमी वाला मौसम, ऐसा क्लाइमेट जब होता है, या फिर सुबह का जो टाइम होता है 4 से 5 बजे के बीच में, इनका अस्थमा बिगड़ जाता है। और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं उनके अस्थमा के इलाज के लिए एक मेन दवाई हो जाती है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम को आपको कैसे और कब उपयोग करना है, तो सांस की तकलीफ़ होने पर हरे रंग का, दोस्तों याद रखिएगा, हरे रंग के बलगम के साथ गले में गुदगुदी सी होना, टिंगलिंग सेंसेशन होने पर, ऐसे सिम्टम्स होने पर इसका उपयोग बायोकेमिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। 6x टैबलेट की फॉर्म में आती है। 6 गोलियाँ दिन में 3 बार चूस के खाना होता है। बच्चों के केस में 4 गोलियाँ 3 बार देना होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दवा नंबर 5 की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अस्थमा के लिए, वह है ब्लाडा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर। दोस्तों, अक्सर देखने में मिलता है कि धूल के संपर्क में आने से कई लोगों को अस्थमा की समस्या होने लगती है। तो धूल के संपर्क में आने से उत्पन्न हुए अस्थमा के लिए मेन दवाई हो जाती है हमारी ब्लाडा ओरिएंटलिस। तो ब्लाडा ओरिएंटलिस को आपको सांस की तकलीफ़ होने पर, सांस लेने में कठिनाई होने पर, साथ में दम घुटने वाली यदि खांसी आती है जो कि धूल में जाने के संपर्क में बढ़ जाती हो, और इसमें पीले कलर का मवाद जैसा बलगम भी साथ में खांसने में आता हो, तो ऐसे इंडिकेशन होते हैं हमारी ब्लाडा के। इसको खासकर बरसात का जो मौसम होता है उसमें यदि अस्थमा होता है तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक रिजल्ट अपने देती है। ब्लाडा ओरिएंटलिस को कब और कैसे लेना है, तो ये उन लोगों के लिए एकदम अचूक उपाय है जिन्हें अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ़ के साथ साथ एक रुकावट वाली खांसी भी आती है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं कि इसको मदर टिंचर उसमें देते हैं, जैसे कि क्यू पोटेंसी हम इसको बोलते हैं। तो इसको 1/4 कप हल्का गुनगुना पानी लेना है, और उसमें इसकी 20 ड्रॉप सुबह दोपहर रात भी ली जा सकती है। और इमरजेंसी कंडीशंस है तो उसमें हम इसे आधे घंटे और इवन 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे भी केस के अकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं अस्थमेटिक अटैक्स में। और बाकी रूटीन के हिसाब से मदर टिंचर सुबह शाम आपको लेना होता है। और ज़्यादा इससे यदि आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है मदर टिंचर फॉर्म से, तो आप इसको 30 और 200 पोटेंसी में, जैसे मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली जी पर 2 बूंद सुबह शाम लिया जा सकता है इसका, और मदर टिंचर्स को आपको पानी में डाइल्यूट करके लेना होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दवा नंबर 6 की तरफ, वह है हिपरसल्फ। तो ठंडी हवा में जो अस्थमा होता है उसमें उपयोगी होती है हमारी मेनली हिपरसल्फ। तो अस्थमा के जो दौरे हैं, सांस लेने में जो कठिनाई है, साथ में जो है कि सीटी बजना, घड़घड़ाहट भी बहुत ज़्यादा इसमें रहती है। और रात में जो क्योंकि सर्दी में इसकी तकलीफ़ बढ़ती है, तो रात में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में बलगम निकलता है इसमें यदि, और जिसका जो कलर है वो पीला या फिर सफ़ेद, एक गंदा सा बलगम जो है मौजूद रहता है हिपरसल्फ में, जो कि ठंडी हवा या ठंडे हवा के झोंकों से इसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। और जब व्यक्ति कवर कर लेता है अपने आप को, या गर्म कमरे में आ जाता है, या अपने आप को कवर कर लेता है, तो इसके जो सिम्टम्स है उसमें राहत इसको मिल जाती है। कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तो मुख्य सिम्टम्स है कि गहरी सांस आती है, जिसको कि गहरी सांस लेने में उसको कठिनाई महसूस होती है, जब वो डीप ब्रीथ करना चाहता है तो नहीं कर पाता है,
घड़घड़ाहट के साथ दम घुटने वाली खांसी इसमें आती है। अधिकांश मामलों में हम इसको 30 पोटेंसी में देना प्रेफर करते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार, यदि ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं कि जो मैंने अभी बताया। चलिए दोस्तों, दवा नंबर 7 और हमारी आज की लास्ट मेडिसिन है इपिकॉक। तो सांस लेने में कठिनाई जो कि उल्टी के साथ खांसी जब आती है, खांसते खांसते व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, ऐसे ही यदि अस्थमा की तकलीफ होती है, उसमें इपिकॉक मेन दवाई है। तो इपिकॉक का जो उपयोग है अस्थमा में होने वाले बार बार होने वाले अटैक्स के साथ सांस लेने में कठिनाई होने पर, हवा के लिए उसको हाँफने पर और साथ साथ उल्टी हो जाने पर, खांसते खांसते बलगम के साथ बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट वाली खांसी होती है जिसे बाहर निकालना आसान नहीं होता है। हालांकि जब उल्टी उसकी हो जाती है तो उसे कुछ देर के लिए राहत उसमें मिलती है क्योंकि उसका बलगम भी बाहर निकल चुका होता है जो कि कठिनाई कर रहा था निकलने में। साथ में पेशेंट को लगता है कि छाती एकदम भरी हुई है कफ से और ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कब और कैसे इसको लेना है, तो ऐसे केस जहाँ पे घड़घड़ाहट करने वाली खांसी मौजूद होती है तो ये मेडिसिन विशेषकर गैगिंग टाइप की खांसी में उपयोगी होती है जो कि आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई करती है और उल्टी के साथ ही ये आती है। तो इसको 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों, ये सातों की सातों ही मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको बस ये देखना है कि कौन से सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं और यदि आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने निकट के होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं, आप हमसे ऑनलाइन परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन कंसल्टेशन की पूरी डिटेल्स दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस सर्दियों में आपका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हो जाए और दोबारा आपको कभी अस्थमा की शिकायत ना हो। इसी आशा के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ में जो भी ज़रूरतमंद है आप उन तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवाइयों के फ़ायदे ले पाएँ। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।